हाँ, तो NO2 के बारे में अब अपनी जो बातचीत चल रही थी, लास्ट टाइम मैंने आपको कंफर्मेटरी टेस्ट इसका बताया। नेक्स्ट इसी का NO2 का ही है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, देखो ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है। टेस्ट बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कुछ कुछ काम की चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी है। वही NaNO2 लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप पहले H2SO4 से। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे HNO2 बनेगा, और HNO2 जैसे ही बनेगा HNO2 सब्सिक्वेंटली NO दे देता है। ये इसके जस्ट पिछले टर्म पे बात हुई थी, अनस्टेबल एसिड है, राइट। तो जैसे ये NO वाला पार्ट दे देगा, तो ये जो NO है इसकी फिर से FeSO4 से रिएक्शन करवाएंगे हम। ये जो FeSO4 होता है ये फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, FeH2O होल 5 NOSO4। ये जो होता है बेसिकली इसको ब्राउन रिंग कहते हैं। ये जो अब मैंने आपके सामने लिखा है, दिस इज बेसिकली नोन एज ब्राउन रिंग। मतलब वो ब्राउन रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब के माउथ से थोड़ा सा नीचे बेसिकली एक रिंग टाइप की फॉर्म हो जाती है जो आपको दिखाई देती है ब्राउन कलर की, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्राउन रिंग। अब इसके अंदर कुछ कुछ जो मेन काम की चीजें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक तो ये डाइल्यूट होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वैसे ही ऑक्सीडाइज करके NO3 में कन्वर्ट कर देगा ना उसको फिर, राइट, है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत ही नहीं है ना बेसिकली, जबरदस्ती क्यों कॉन्सेंट्रेटेड को लिया जाए। NO2 वाला पार्ट यहाँ पे है, HNO2 बनने वाला है, वो अनस्टेबल एसिड है। मेरा तो कंसर्न ये है कि NO निकालना है ना मुझे ब्राउन रिंग के लिए, तो वैसे ही आ जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, दिस हैज टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये बेसिकली फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होना चाहिए ये? हाँ, मतलब बेसिकली अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा ना, रेड कलर से मार्क करता हूं अब मैं, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सपोज ये नहीं होगा, तो इशू यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा कि इसने अगर एयर के साथ रिएक्शन की तो इसका एयर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो Fe3+ बन जाएगा। तो Fe3+ बन जाएगा तो फिर ये नहीं बन पाएगा, राइट। So that's why it has to be freshly prepared. Clear? Okay. अच्छा, एक तो ये चीज हो गई ब्राउन रिंग टेस्ट। दूसरा बेसिकली, हाँ, अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि HNO3 बनेगा या N2O3 बनेगा? नहीं मतलब वो तो मिक्सचर ही बने, कंप्लीट डिहाइड्रेशन तो नहीं करेगा ना। कंप्लीट डिहाइड्रेशन तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। हाँ। तो कॉन्सेंट्रेटेड भी, मतलब अगर वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ थोड़ा बहुत ही वाटर बचने वाला, राइट। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड का तो मतलब यही होता है कि वैसे भी बहुत नेग्लिजिबल वाटर का अमाउंट बचेगा वहां पे, राइट। अच्छा, उसके अलावा एक और भी चीज है यहीं पे, अगर मान लो सपोज आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले भी लेते हो, जैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मान लो नहीं भी लिया है, तो भी ऐसा होगा कि ये जैसे FeSO4 है ना, देखो मैं ये बताता हूँ इसमें, रुको, एक और काम की चीज है यहाँ पे। अब मैं या तो ग्रीन कलर लेता हूँ, वो मैंने बीच में नहीं बताई थी। कौन गायब हो गया भाई? फंडामेंटल एजुकेशन CMS सेकंड फ्लोर, ये तो अभी लोड हो रहा है। भूवी मैडम गायब हो गई। हाँ, परिस्मिता का सबकी आवाज आ रही है क्या? नहीं, क्या हो गया? स्क्रीन शेयर हो रखा है। हाँ हाँ, तो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग कि ये, अब मैं ग्रीन कलर लेकर के आपको बता देता हूँ। एक चीज और ऑब्जर्व करो कि जैसे यहाँ पे NO बनेगा ना जिस टाइम पे, तो इस NO के साथ में और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? वाटर प्रोड्यूस होगा और HNO3 प्रोड्यूस होगा, अग्रीड। तो ये जो HNO3 जैसे ही प्रोड्यूस होगा ना, तो अब एक और पैरेलल में स्मॉलर रिएक्शन ये तो रहेगी कि भाई
ये वाला जो FeSO4 होगा इसका कुछ एक्सटेंट तो HNO3 से रिएक्ट करके बेसिकली ऑक्सीडाइज हो गई होगा, तो थोड़ा बहुत तो वो ऑक्सीडेशन करेगा इसका, लेकिन उससे एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जैसे Fe2SO4 ऑल्ट्राइज अगर बनेगा तो साथ में वापस से ये NO प्रोड्यूस होगा इसी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो NO को वापस से रिसाइकिल कर सकता है। तो मतलब वहां से जो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी रिड्यूस होगी वो यहाँ से इंक्रीज भी हो जाएगी, मतलब ये पैरेलल में रिएक्शन डेफिनेटली रन कर रही होगी, राइट। अच्छा, इसके बाद में इसी टेस्ट में एक बड़ी काम की चीज आती है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में अगर सिस्टम को हीट करना स्टार्ट कर दिया जाए, कई बार ये पूछते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट चल रहा है और अब अगर सिस्टम को हीट करना स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बेसिकली इसके आगे अगर आप हीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो होगा कुछ भी नहीं, बेसिकली ये वापस से FeSO4 और NO के अंदर पहले कन्वर्ट होगा और फिर FeSO4 NO के अंदर कन्वर्ट होगा, HNO3 ऑलरेडी बन ही चुका होगा सिस्टम के अंदर, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली वही Fe2SO4 होल्थराइज बन जाएगा, तो Fe2SO4 होल्थराइज का ब्राउनिश स्टार्ट होता है। तो द आंसर वुड बी कि फाइनली हमारे पास में एक ब्राउनिश रेड कलर फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आई बात? क्लियर? ओके। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, मान लो एक मिक्सचर है सपोज आयोडाइड और नाइट्राइट का, एक मिक्सचर ले लीजिए, आयोडाइड है और नाइट्राइट है, I नेगेटिव है और NO2 माइनस है। तो I नेगेटिव और NO2 माइनस का अगर एक मिक्सचर लिया, मतलब प्लस का साइन लगा देता हूँ, आई हैव टेकन अ मिक्सचर, इनको अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में ट्रीट करूंगा, जो भी करना है आप उस साइड में कीजिए और डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अगर मैं ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि कुछ कलर्स आएंगे, कौन से कलर्स होंगे वो? हाँ जी, डाइल्यूट H2SO4 है मैडम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, डाइल्यूट H2SO4। वैसे ये एक बेटर है, तुम लोग वो मंगा लो, मतलब परिस्मिता के पास आई, तुम वो जेई एडवांस वाले MS चौहान वाली बुक मंगा लो जो नहीं आई है, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि फिजिकल तुम कर चुके हो, इनऑर्गेनिक की फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता रहूंगा पैरेलल में, और जेई एडवांस वाली वो जो बुक है उससे ऑर्गेनिक की एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक की भी अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना अभी 1-2 महीने, तो काफी अच्छी एफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है एक्चुअली। इसके बाद में ब्लॉक्स वाला पार्ट भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं अभी RDPS को भी पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं तुम लोगों को टाइमिंग मेल कर दूंगा, उस टाइम पे भी आकर के साथ में कनेक्ट हो जाना। अभी कल परसों से ही स्टार्ट करूंगा बस। हाँ, तो क्या बनेगा, मतलब कलर्स। अरे आदित्य मिला नहीं मिला फिर तुम्हें? नहीं मिला? मिला था। अच्छा, तो क्या क्या था, लेटेस्ट क्या है आजकल? नहीं कुछ नहीं, मतलब आदित्य का नाम सुन के परिस्मिता बिल्कुल शर्मा जाती है। कौन आदित्य? कमाल है। चलो कोई नहीं, बात मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है इसीलिए। अच्छा, कुछ लेटेस्ट नहीं है? अरे तो लेटेस्ट हम बताते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, ये लेटेस्ट है। हाँ वो पता है। अच्छा, ये पता था? हाँ, ये भी ठीक। हाँ, तो कलर्स का देखो, इसके अंदर ऐसा होगा ना, देखो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे आप पहले कभी भी ऐसा हो ना, प्रोडक्ट बना के फिर एनालिसिस किया करो। HI बनेगा और HNO2 बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 लिया है ना, तो HI एंड HNO2 बन जाएंगे। अभी HI और HNO2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा ये सोचो, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसके बाद तो I2 बनेगा और NO बनेगा, राइट। बस I2 और NO बनेगा, तो ये वाला I2 वॉयलेट होगा, ये ब्राउन होगा,
उसके आगे भी बेसिकली करवा सकते हो। यहाँ पे अगर स्टार टेस्ट ले लोगे तो ISC ब्लू हो जाएगा ये। और ये आगे बेसिकली मतलब प्रॉपर इसका ब्राउन रिंग टेस्ट भी किया जा सकता है। राइट। इसके अलावा अगर बात करोगे तो NO2 माइनस के वेरियस अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। जैसे NO2 माइनस है, कुछ रिएक्शंस लिखता हूं मैं, आप लोग ही कंप्लीट कर देना, हो जाएंगी। मान लो BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Ag+ के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। Ag+ का मतलब AgNO3 है, बट ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। MnO4 नेगेटिव KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई जा सकती है। और क्या करवाया जा सकता है, I नेगेटिव के साथ में वही रिएक्शन कर, वो तो हो ही गई बेसिकली। वैसे ये रही I नेगेटिव वाली तो। और अमोनियम आयन के साथ में रिएक्शन करवाई जा सकती है, NH4+। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे बताओ? देखो, अगर मैं कहूं कि इन सारी रिएक्शंस में से एक जगह कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होने वाली है, कहां पे मिलेगी? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस मिलेगी एक जगह। हाँ, चलो और एक हिंट देते हैं। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस विच इज नीदर कंबस्टेबल एंड नॉर इट सपोर्ट्स कंबस्शन। खुद भी कंबस्टेबल नहीं है और कंबस्शन को सपोर्ट भी नहीं करती है। कलरलेस तो नाइट्रोजन क्लोरीन नहीं हो सकती, NO नहीं हो सकता। हाँ, क्लोरीन तो येलोइश ग्रीन है, NO ब्राउन है, I2 नहीं हो सकती, I2 वायलेट है। बस N2 ही बचा है। अच्छा चलो, एक तो ये एक और भी इंटरेस्टिंग है इसमें। एक जगह तुम्हें ऐसा भी आएगा जहां पे ब्राउन कलर मिलेगा सॉल्यूशन का, वो कहां पे आएगा? हाँ, वो पहले वाला तो N2 गैस है, तो वो तो N2 तो यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट वाले में, नहीं नहीं मिल रहा। अरे ये नहीं पता क्या तुम लोगों को? देखो, NH4 NO3 अगर कहीं पे भी बनता है ना, तो ये इमीडिएटली N2O और H2O में कन्वर्ट होता है। और अगर कहीं पे भी NH4 NO2 बनता है तो ये N2 और H2O में कन्वर्ट होता है। वो बेसिकली एवरेज आउट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। देखो, वो ये हो रहा है कि जैसे ये नाइट्रोजन था, ये -3 में था, और ये नाइट्रोजन +5 में था, तो टोटल कितना हुआ? +2। और +2 दो नाइट्रोजन के लिए है ना, तो +2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? +2/2। ये हो गया +1। ये है ना +1, राइट। और इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -3 है, और ये क्या है? +3 है। एवरेज आउट 0 हो गया ना, ये रहा 0। तो आपने रिएक्शन के नाम क्या बताया? कॉन प्रोपोर्शनेशन है बेसिकली, डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट। डिस्प्रोपोर्शनेशन में वो इसी को रिवर्स कर दो ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलोगे तो उसका रिवर्स कॉन प्रोपोर्शनेशन, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में NH4 NO2 बन रहा था ना, डिकम्पोज हो जाएगा इमीडिएटली N2 + H2O में। समझ में आई बातचीत? अब ब्राउन कलर कहाँ मिलने वाला है? अच्छा, कलरलेस सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? हाँ, ये AgNO2 वो तो व्हाइट PPT है, अनस्टेबल व्हाइट PPT।
AgNO3 स्टेबल व्हाइट पीपीटी होता है, AgNO2 अनस्टेबल व्हाइट पीपीटी है, थोड़े टाइम बाद फिर डिकम्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे तो कोई पीपीटी नहीं बनेगा, मतलब इसके अंदर तो नो पीपीटी, सॉल्युबल होता है बेरियम नाइट्राइट। कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बनेगा। MnO4 नेगेटिव को डीकलराइज ही तो करेगा, कोई भी MnO4 नेगेटिव को आगे डीकलराइज ही करता है। तो फिर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन कहाँ पे है? वो तो केवल लास्ट में ही बचा। अभी ब्राउन कैसे हो गया? बड़ी अजीब सी बात है ना, अचानक ब्राउन हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अरे हमारी बिल्डिंग में बच्चे क्रैकर्स चला रहे हैं, हमारे तुम लोग क्रैकर्स नहीं चला रहे हो? नहीं, अरे क्रैकर्स चलाओ। हाँ इसमें ऐसा होगा ना, अरे ये एक्चुअली ऐसा होता है, देखो ये बड़ी काम की चीज है। I2 बनेगा, I2 ब्राउन नहीं है, बट I2 बनेगा तो I2 फर्दर मोर आगे, यार ये राइट वाला पार्ट रख कर दूं या चलो आगे ले लेता हूं मैं इसको। भाई किसी भी स्टेज पे अगर I2 बन जाता है, पीछे क्या था, I नेगेटिव से रिएक्शन करवाई गई थी ना, तो वो I नेगेटिव से आगे और रिएक्ट करेगा, फिर I3 नेगेटिव का सॉल्यूशन क्रिएट करेगा ना। तो ये तो वायलेट होता है, ये ठीक है, लेकिन ये ब्राउन होता है, ये चक्कर है। अभी ठीक है? यस सर। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं अब। किधर गया, ये रहा। नेक्स्ट क्या है? एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन के अंदर क्या है? एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल है, राइट। उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट दिया हुआ है C2H5OH। C2H5OH के साथ में क्या बनेगा? एस्टर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूटी स्मेल, राइट। और क्या है? अच्छा इसके बाद एक और भी है ना, वो दिया नहीं है इसने, एक और टेस्ट भी है यहाँ पे। एक और टेस्ट ये है कि बेसिकली यही अपना बन गया ये, मतलब जो भी सोडा एक्सट्रैक्ट है इसका, एसिटेट आयन का। तो एसिटेट आयन को कंफर्मेटरी बता रहा हूँ, FeCl3 के साथ में रिएक्ट करवाओ ना। FeCl3 के साथ में, ये तो बहुत फेमस टेस्ट है बेसिकली। आयरन एसिटेट बनेगा, FeACO होल ट्वाइस, रेड ब्लड कलर। काफी फेमस टेस्ट है, राइट। अब इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास एनायन से, मतलब वाइल परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ये सेकंड वाला बताया मैंने, इसके अंदर यार एक तो सॉल्यूशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जैसे कार्बोनेट, SO3 2-, फॉस्फेट, आयोडाइड, ये सब बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप शुरू में ही Ag+ ऐड कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे आयरन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, तो वो FeCl3 को इधर रिएक्शन को हिंडर करेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका है कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले Ag+ का स्मॉल अमाउंट ऐड कर दो। Ag+ इन सबको प्रेसिपिटेट आउट करके ले जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा उन सारी की सारी चीजों का, राइट। अच्छा दूसरी चीज, अगेन ये जो FeCl3 होता है, FeCl3 का न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये जो लैब में अवेलेबल होता है ना FeCl3, ये एसिडिक होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम ये है कि दिस FeCl3 ना, यहाँ पे न्यूट्रल लिख देता हूँ मैं। अब वो न्यूट्रल मेरे को उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लैब में अवेलेबल होता है ना वो तो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करके HCl बना चुका होगा, राइट। तो बेसिकली अगर वो HCl ऑलरेडी बना ही चुका होगा तो फिर यहाँ पे मतलब, अच्छा एसिडिक वाला ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? हाँ एसिडिक वाला ले लेंगे तो वापस से बेसिकली मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा ना एसिटेट आयन के साथ में, तो वो फिर हेडेक खड़ी करेगा कि CH3COOH और FeCl3 बना देगा, और FeCl3 खुद ही मतलब वही ब्राउनिश रेड होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बेसिकली, राइट। तो दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम, है ना। तो अच्छा, तो अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? न्यूट्रलाइज ऐसे करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे हम
NH4OH की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बनेगा? 2 to 3 ड्रॉप्स अगर NH4OH की हम लोग डाल देंगे तो मेरे ख्याल में NH4Cl बन जाएगा। और H2 मतलब न्यूट्रलाइजेशन तो वही HCl का कर रहे हैं ना एक्चुअली, यहाँ ग्रीन कलर से लिख देता हूँ ना, यहाँ पे HCl है ना, न्यूट्रलाइज करके तो उसको साथ में लेकर के जा रहा है ना, ठीक है ना। FeCl3 को तो ऑब्वियसली एज इट इज ही छोड़ेगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज और सोचने दो मुझे, NH4Cl बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। ये ठीक है। अभी और बाकी तो कंफर्मेटरी करने के लिए वही है कि Ag+ वगैरह ऐड कर सकते हो आप, CH3COO- के अंदर वही अगर Ag+ ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा CH3COOAg का भी वाइट PPT। तो Ag+ सिर्फ नाइट्रेट को छोड़ के हर किसी के साथ पीपीटी बनाता है। Ag+ हाँ ज़्यादातर के साथ PPT बना लेता है, बिल्कुल। नाइट्रेट के तो खैर सारे के सारे ही वो सॉल्ट ही, सोल्यूबल सॉल्ट होता है ना, तो वहाँ तो PPT बनाने वाली स्टेज ही नहीं आती है, राइट। अच्छा, हमने अभी जो ऊपर FeCl3 वाला रिएक्शन लिखा था, हाँ, उसमें हमने जो लेड एसिटेट बनाया सॉल्यूमेंट, फेरस एसिटेट है या फेरिक एसिटेट है? फेरस एसिटेट है या फेरिक एसिटेट है, कहाँ पे? ये जो रेड ब्लड कलर लिखा है, फेरिक ही होना चाहिए। तो फेरस बना देंगे। हाँ, तो फेरस का तो रेड ब्लड कलर नहीं आता है यार, FeCl3 से ही आता है रेड ब्लड कलर तो। और एग्जैक्टली कंफर्म कर लेते हैं कहाँ पे, एसिटेट का ही है ना। हाँ, तो एसिटेट के केस में तो इसी का ही आएगा, होल थ्राइस आएगा यहाँ। हाँ, इसके बाद मैं कहाँ गया अब? H2O3 तो पहले ही कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये वाला तो कंप्लीट है, इसको तो बंद कर देता है। ये वाला, इसके अंदर Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव से बन गया HCl। हाँ, तो ये जो HCl बना, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल है और कलरलेस है, फ्यूम्स आ जाएंगी सबसे पहला। अच्छा, इसके बाद NH4OH के साथ में क्या बनेगा? NH4Cl। हाँ, यहाँ पे तो NH4Cl की वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद में और कोई कंफर्मेटरी नहीं बताया इसने, और भी है कंफर्मेटरी, और बता देता है। सोडा एक्सट्रैक्ट ले लो आप NaCl का। आप NaCl को रिएक्ट करवाओ जरा डाइल्यूट HNO3 और AgNO3 के साथ में। हाँ, क्या बनने वाला है तुम लोगों के हिसाब से? चलो रिएक्शन सीक्वेंस बता देते हैं। ये एक PPT है और फिर ये जो एक PPT है, इसको आगे रिएक्ट करवाया है हमने NH4OH के साथ में, तो B बना। फिर B को आगे रिएक्ट करवा दिया गया है डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो फिर से A बन गया। और यहीं पे A को अगर NH4OH और KCN डाल दिया जाए तो यहाँ पे C बन जाएगा। और ये जो A है, A की रिएक्शन अगर आगे करवा दी जाए
सोडियम आर्सेनाइड से, तो यहाँ पे डी बनेगा जिसका एक येलो पीपीटी आएगा। ये एक येलो पीपीटी है। हाँ तो बताओ कहाँ पे क्या चल रहा है? इज अच्छा, तो अगर ए AgCl है तो डाइल्यूट HNO3 यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको हटा दो। नहीं, डाइल्यूट HNO3 बाकी कुछ तो डालते हैं कि बाकी एनायंस वगैरह एंटर करना चाहिए। ऐसा मुझे तो लगा दिवाली गिफ्ट में आया है डाइल्यूट HNO3। नहीं, डाइल्यूट HNO3 बेसिकली यहाँ पे टू न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट, टू न्यूट्रलाइज बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट का बेसिक सॉल्यूशन होता है ना, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए डाइल्यूट एसिड डाला हुआ है। हाँ चलो, तो अगर मान लिया जाए कि ये AgCl है तो B क्या है? BAgNH3 है, तो C क्या है? लिखते जाते हैं, एक बात पता चल जाएगा। अगर ये है तो ये क्या है? AgNH3 ऐसे, तो इससे ये वापस ये कैसे बन गया? देखा, और कुछ नहीं बन सकता, P वही होगा। वही तो मैजिक्स होते रहते हैं एक्चुअली। हैरी पॉटर के सारे पार्ट खत्म हो गए ना, तो अभी अब मैजिक तो करना पड़ेगा ना। तो सी क्या है? सी नहीं पता है? अच्छा, सी नहीं पता है तो सी एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है वैसे। सी में, सी भी एक पीपीटी है वैसे। मतलब एग्जैक्टली पीपीटी तो नहीं कह सकते, पीपीटी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हाँ इनसॉल्युबल तो है ही है। सी वो है ना, KAgCN2। पोटेशियम। अरे देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है ना कि रुको, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इस पूरी स्टोरी को, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। देखो इसके अंदर बेसिकली ऐसा हुआ है ना एक्चुअली कि ये लिगेंड फील्ड की अगर स्ट्रेंथ देखोगे तो CN- की स्ट्रेंथ अमोनिया से काफी ज्यादा है। एम आई राइट? सही बात है ना? लिगेंड फील्ड का यही हिसाब किताब है। लिगेंड फील्ड का अगर ये हिसाब किताब है तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैजेंटा कलर से लिख देता हूँ, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हुआ, क्योंकि जैसे डाइल्यूट एसिड आया तो बेसिकली सिल्वर एक नेटिव मेटल है, वो तो क्या दोनों में कॉमन चीज है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा वीक तो होगा ही। तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसलिए लिखा है, डाइल्यूट एसिड आया तो बेसिकली वापस से डिसॉल्व होकर के AgCl का प्रेसिपिटेट बना दिया इसने। बट एट द सेम टाइम जब साइनाइड आ गया, साइनाइड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स एक्चुअली, राइट? तो अब ये इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर इसके आगे आप यहाँ पे, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, डाइल्यूट एसिड अगर आगे डाल दोगे ना, नो रिएक्शन आ जाएगा इसका आंसर। तो ये एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, आगे डिसॉल्व नहीं होने वाला है, राइट? और ये क्या है? ये तो सिल्वर आर्सेनाइड है, तो Ag3AsO3 है, इसके बाद में येलो पीपीटी। क्लियर? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पे Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव
डू नॉट गिव दिस टेस्ट। Br नेगेटिव और I नेगेटिव ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। Why? Cl नेगेटिव ने तो दे दिया है पूरा का पूरा टेस्ट, ये लोग क्यों नहीं देते हैं? जो स्ट्रेंथ ऑफ पीपीटी होती है बेसिकली वो ये होती है ना AgI फिर AgBr फिर AgCl, तो वो उनका स्ट्रेंथ ऑफ पीपीटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे ना। स्ट्रेंथ ऑफ पीपीटी भी इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर बेसिकली मतलब एक तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ पीपीटी, दूसरा हो गया लार्ज साइज ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का साइज भी इतना ज्यादा बड़ा है, तो आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे तो स्टोरी खत्म हो गई ना फिर तो। समझ में आई बात? ओके, एक तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और कंफर्मेटरी टेस्ट में ही आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बड़ा सिंपल है, वही सोडा एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट इसमें ले लीजिए। मैं ड्राई करना पड़ेगा इसको, ड्राई टेस्ट है एक्चुअली। तो NaCl उसके बाद में K2Cr2O7 से इसकी रिएक्शन करवाइए। K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लीजिए। तो इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर बाकी तो सल्फेट वल्फेट जो बनेंगे वो बनते रहेंगे। यहाँ पे CrO2 Cl2 की रेड कलर की फ्यूम्स आ जाती हैं, बाकी तो वही सल्फेट्स वगैरह बनते रहेंगे। और जैसे ये आ जाती हैं तो इसके बाद मतलब प्लस H2O एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। इसको इमीडिएटली आप आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। जैसे ही आप NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, पीपीटी नहीं होता है, फर्स्ट ए ग्रुप का है। जब ये बन जाता है तो फिर बेसिकली आप यहाँ पे इसको लेड एसीटेट से रिएक्ट करवा देते हो। फिर यहाँ पे PbCrO4 का येलो पीपीटी बनता है। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, राइट। अच्छा, अब कुछ कुछ काम की चीजें सॉलिड फेज में लेते हैं। वाटर को कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है इस पूरे टेस्ट के अंदर। मोरलेस मतलब अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कुछ तो वाटर होगा, बट आप ये मान लो कि नेग्लिजिबल स्टेट में होगा। तो एक तो K2Cr2O7 को यहाँ पे सॉलिड फेज में लिया जाता है। अब अगर आप एग्जैक्टली इसमें सीखा, अच्छा ये क्या है बेसिकली, मतलब दिस होल स्टेज, ये ध्यान रखना, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसके अंदर अगर आप सीक्वेंशियली जानना चाहोगे ना तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो NaCl है ना, ये उस H2SO4 से पहले रिएक्ट करेगा सिंपल, और यहाँ पे NaHSO4 और HCl बना देगा। अगर अलग अलग स्प्लिट करके इन रिएक्शंस को लिखा जाए ना, और उसके बाद में ये जो K2Cr2O7 है ना, ये K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा इसी H2SO4 से, एसिड से, और ये बेसिकली यहाँ पे CrO3 बनाएगा। मतलब बाकी KHSO4 और वो सब तो बनते ही रहेंगे, राइट। और उसके बाद में ये जो CrO3 है, मतलब मैजेंटा कलर से ले लेता हूँ, हाँ, अब ये जो CrO3 है और ये जो HCl है, ये बेसिकली मिलकर के CrO2 Cl2 बनाता है। ये इसका सीक्वेंशियल रिएक्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है कंप्लीटली नॉन रेडॉक्स के ऊपर वर्क करता है। ऑल्दो K2Cr2O7 यहाँ पे है, लेकिन इसमें कोई भी रेडॉक्स चेंजेस नहीं है। राइट, अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा इसके अंदर, मतलब वो भी मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ
मतलब ये ड्राई टेस्ट तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लिखना चाहिए कि ड्राई टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं इसके अंदर। और ड्राई टेस्ट तो वो होता है जो बिल्कुल ही खैर टेम्परेचर्स की प्रेजेंस में होता है, वो तो ऑब्वियसली नहीं है, बट यूज ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्योंकि वो ड्राई टेस्ट ट्यूब इसलिए भी आपको यूज करना पड़ेगा कि आपका ये जो बना ना क्रोमाइल क्लोराइड, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड बना, अगर मान लो कि ड्राई टेस्ट ट्यूब नहीं यूज करोगे ना, तो जैसे ही आप क्रोमाइल क्लोराइड बनाओगे ना, वेपर्स ही तो बन रही है उसकी, फ्यूम्स आ रही है रेड कलर की, वो सीधे इमीडिएटली हाइड्रोलाइज होकर के क्रोमिक एसिड बना देंगे, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्यूम्स बनी या नहीं बनी। तो ये अपने आप में एक काफी बड़ा इशू है, इसलिए आपको ड्राई टेस्ट ट्यूब यूज करनी पड़ती है, राइट। अच्छा, एक तो ये बात समझ में आ गई। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर पहली चीज तो ये जो है, जैसे Hg2+ है, सिल्वर है, Sn है, Pb है, ये इस क्रोमाइल, एक तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, फ्लोराइड भी नहीं देता है इनफैक्ट। ऐसा क्यों? ये तो बड़ी अजीब बात नहीं है, टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, ये गलत बात है, टेस्ट तो देना चाहिए ना। क्या नहीं होगा? उनके वेपर्स कलर्ड नहीं होंगे, नहीं वो टेस्ट देते ही नहीं है, मतलब वेपर ही नहीं बनाता है, भाग जाते हैं। हाँ, और एक चीज है, समटाइम्स इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इन Cl नेगेटिव वाला ये जो टेस्ट है, वी ऑल्सो सी वाइट पीपीटी, मतलब इसकी सीक्वेंस तो ये थी ना वैसे कि रेड फ्यूम्स, उसके बाद में येलो कलर और फिर येलो पीपीटी, बीच में कई बार एक वाइट प्रेसिपिटेट भी आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, थोड़ी गलत बात नहीं है? दिस इज नॉट राइट। सर वो Hg और ये सब प्रेसिपिटेट बना लेती होगी। नहीं नहीं, ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट है, इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम किसके बारे में बता रही हो? ये जब ये वाला नहीं नहीं, वो तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि ये सारे के सारे इनसॉल्युबल तो होंगे ही, और सोडा एक्सट्रैक्ट तो यार इसमें यूज करना अपने आप में बड़ी मुश्किल चीज है। मतलब सोडा एक्सट्रैक्ट भी यूज करोगे तो वाटर बाहर निकालोगे, अब मतलब अगर इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे एक्वा वगैरह यूज करके, तो हाईली एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा ये तो फिर, राइट। उनकी इनसॉल्युबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए अगर वाटर बहुत ज्यादा डाल दिया तो टेस्ट वैसे ही फेल हो जाएगा, और वो नहीं डालोगे तो वैसे ही इनसॉल्युबल है। क्लियर? तो सर ये हम कैटायंस के लिए कैसे यूज करेंगे टेस्ट? नहीं नहीं, मैं कैटायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी ऐसे वाले क्लोराइड्स होंगे उसकी बात कर रहा हूँ। इन क्लोराइड्स के केस में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं कर पाओगे आप, मैं कंफर्मेटरी के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। फिर नीचे वाला ये क्या है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इनको क्या परेशानी है? इनके केस में देखो ये तकलीफ है बेसिकली, ये दोनों तो वही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो Cr+6 को ही Cr+3 में कन्वर्ट कर देंगे पहले तो टेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसके केस में वही होता है कि CrO2F2 अगर बन भी जाएगा तो वो जो भी थोड़ा बहुत भी वाटर होगा ना, उसके साथ उसकी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि फ्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज ऑफ हो जाएगा, राइट। वन, और दूसरा वाला वो तो प्रॉब्लम है ही हमेशा से कि अगर उसको वाटर वगैरह मिल गया तो वो F2+H2O तो वायलेंट रिएक्शन होती है, राइट। और ये वाइट पीपीटी तो उसका है, बीच में साइड रिएक्शंस के थ्रू थोड़ा बहुत जो वाटर होगा वो
डाला था ना बीच में लेड क्रोमेट वगैरह, तो वो लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे अभी एक और ये है इसके कंफर्मेटरी में, जैसे Cl नेगेटिव को ले लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो और MnO2 डाल दो इसके अंदर, तो क्या बनेगा? क्या है? ए क्या है? नहीं, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल नहीं पता तुम लोगों को? कैसे काम दे रहे? गलत बात। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आदित्य है ना? ए फॉर एप्पल भी होता है और ए फॉर आदित्य भी होता है। ये हाँ, तो कौन सी गैस है वो बताओ ना। Cl2। येलोइश ग्रीन Cl2 गैस नहीं होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? क्लियर? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? Br नेगेटिव, तो Br2 का क्या है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। Br2 को जो गैस बनेगी वो रेडिश ब्राउन होगी, राइट? अच्छा, इसके बाद इसका कंफर्मेटरी, तो इसका कंफर्मेटरी तो रिलेटिवली आसान ही है। पहला तो यही हो जाएगा, जैसे Br नेगेटिव है, वही डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में आप AgNO3 ऐड कर दो, और वही यहाँ पे कुछ A बनेगा। तो ये जो A बनेगा उसकी अगर आप रिएक्शन आगे करवाओगे, दो रिएक्शन होंगी अब इसके अंदर, NH4OH के साथ में और NH4OH प्लस KCN के साथ में। तो यहाँ पे B बनेगा और यहाँ पे C बनेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और तो बेसिकली वही, यहाँ पे MnO2 टेस्ट ले सकते हो। मेन काम की चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, जो बाकी के डाइल्यूट एसिड वैसिड वो सब तो क्या रहेंगी सॉल्यूशन में। इसके अलावा यू कैन गो फॉर दिस लेड 2 प्लस डाल सकते हो। फिर क्लोरीन वाटर डाल सकते हो, Cl2H2O। करते जाओ ना तुम लोग, सीक्वेंस कंप्लीट करते जाओ। तुम्ही लोगों के लिख रहा हूँ, देखो कितनी मजेदार चीज है। सर पहले का A का AgBr, तो मतलब पहले का क्या है? हाँ AgBr, हाँ मतलब AgBr होगा। पीपीटी तो है ही ऑब्वियसली, वो उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। इट इज डेफिनेटली अ पीपीटी। आपने तो कहा था AgBr बाद में रिएक्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं बना था। कहा था तो सच कहा होगा। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, तुम लोग जानते ही हो। ये तो ठीक है, AgBr है लाइट ब्राउन,
लाइट ब्राउन पीपीटी, AgCl वाइट था, AgBr लाइट ब्राउन। हाँ तो क्या करें अब आगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये क्या है बी और सी? पार्शियली तो सोल्यूबल होता है NH4 में, तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता होगा। AgNH3 होल ट्वाइस Cl और KAgCN होल ट्वाइस। हाँ मतलब इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड में एक्सटेंट होगा वो हार्डली 30% होगा, इस रिएक्शन का एक्सटेंट ग्रेटर देन 70% होगा। ऊपर वाली रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत कम हो जाएगा बस, दैट विल बी डेफिनेटली देयर। MnO2 वाले में तो Br2 गैस, एक मिनट, हाँ बोलो। MnO2 वाले में हाँ ये तो Br2 गैस है, ये PbBr2 का वाइट पीपीटी है। क्लोरीन वाटर के साथ क्या बना है यहाँ पे? हाँ मतलब Br2 ही बनेगा बेसिकली, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और G क्या है? आगे G भी तो है नहीं? दोनों आयंस भी तो आपस में रिएक्ट करेंगे, BrCl है, पैरेलल रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है BrCl? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हो जाएगी ना -1 +1। इसके बाद में नेक्स्ट एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है इनका, काफी फेमस है, लेयर टेस्ट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, सोडा एक्सट्रैक्ट ले लो, उसके अंदर आप एडिशन करो या तो क्लोरोफॉर्म का या फिर CCl4 का या फिर CS2 का, तो 2 लेयर्स में बाइफरकेट हो जाता है सॉल्यूशन। एक लेयर हो जाएगी बेसिकली एक्वस लेयर, दूसरी लेयर हो जाएगी ऑर्गेनिक लेयर। तो जैसे ये लेयर्स के अंदर इसका बाइफरकेशन कंप्लीट हो जाए, आप यहाँ पे इस स्टेज पे क्लोरीन वाटर डाल दो। जैसे ही आप Cl2 वाटर बेसिकली यहाँ पे डालना स्टार्ट करोगे, तो मतलब मान लो ये लेयर A है और ये लेयर B है, तो लेयर B के अंदर Br2 आ जाएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल है सीधा सीधा। Br2 की सॉल्युबिलिटी इनऑर्गेनिक लेयर में रिलेटिव ये नॉन पोलर लेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी, बस एक्वस लेयर अलग हो जाएगा और ये Br2 को यहाँ से लेकर के आगे चले जाओ। राइट, Cl नेगेटिव के लिए लेयर टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई करता? ऑक्सीडाइज करने के लिए क्लोरीन चाहिए पड़ेगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइज तो और भी चीज़ों से कर सकते हैं, KMnO4 डाल सकते हो। हाँ तो उसका कलर नहीं दिखेगा। क्या नहीं होगा उसका? कलर नहीं दिखेगा ना लेयर। लेयर का कलर क्यों? अगर ये रेडिश ब्राउन है तो वो तो वायलेट है ही, उसका तो और डार्क कलर है ना। आपने क्लोरीन पूछा था कि आयोडीन पूछा?
अच्छा सॉरी, हाँ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव येलोइश ग्रीन है, येलोइश ग्रीन है ना। हाँ क्या हुआ, ये परिस्मिता कहाँ गायब हो गई? सर अच्छा तुम इधर ही हो, ओके। हाँ हाँ तो नहीं, वो उसके अंदर ऐसा होगा ना यार कि बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है बेसिकली Cl नेगेटिव के केस में। मतलब देखो होता क्या है कि Cl2H2O एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम इसी तरीके से अगर मुझसे पूछोगे ना Br2H2O और I2H2O, ये अपने आप में मतलब क्रॉस तो नहीं करूंगा, बट आई वुड लाइक टू मेक अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। ये होता क्या है ना कि जो रिड्यूसिंग एजेंट वाली इनकी स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है ना, राइट। तो Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करके Br नेगेटिव बनाएगा, ये इतना फेवरेबल नहीं है, समझ में आई बात। क्योंकि I नेगेटिव Br नेगेटिव तो ज्यादातर नहीं मिलना चाहेंगे ना, वो तो Br2 और H2O की फॉर्म में ही मिलना चाहेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो Cl नेगेटिव के केस में क्या होगा कि अगर आप ये लेयर टेस्ट वगैरह लेने की कोशिश करते भी हो तो Cl नेगेटिव तो बेसिकली ऐसा होगा ना कि मान लो आपने Cl2 बना भी लिया, यहाँ पे आपने कुछ डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 बना लिया, नीचे लिखता हूँ बेसिकली मैं। तो Cl2 जैसे ही बनेगा वो फिर इमीडिएटली आगे वाटर से वापस रिएक्ट कर जाएगा और HOCl बना देगा, गायब हो जाएगा ना बार बार। अब कहाँ गायब हो गए ये लोग, मूवी कहाँ गायब हो गई? हाँ तो ये समझ में आया बेसिकली कि वो Cl2 अगर आप बना भी लोगे ना तब भी क्या होगा, वो तो वाटर से वापस से रिएक्ट करके HOCl बना लेगा। जबकि Br2 और I2 के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी तो टेंडेंसी है Br2 और I2 में कन्वर्ट होने की, Cl2 की टेंडेंसी Cl2 में रहने की नहीं है। Cl2 इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो उसके अंदर वो लेयर टेस्ट उतना प्रोन होगा ही नहीं। हाँ ये समझ में आ गया। अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना कि इस ये Cl2 वाटर जो भी ऐड किया है या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका एक्सेस किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। भाई गायब हो जाएगा कलर लेयर में से, क्यों गायब हो जाएगा? मतलब इसको और आगे ऑक्सीडाइज कर देगा ना, पकड़ के वही बना देगा HOBr वगैरह, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करना पड़ेगा आपको, क्लियर? अच्छा अब सर हाँ बोलो। ये दोनों लेयर में क्या होता है? दो अलग अलग लेयर हो गई ना, देखो एक एक्वस लेयर एक ऑर्गेनिक लेयर। आपका सोडा एक्सट्रैक्ट था ना, तो सोडा एक्सट्रैक्ट का एक्वस लेयर अलग हो गया और ये क्लोरोफॉर्म या CCl4 वगैरह सब नॉन पोलर है, तो एक ऑर्गेनिक लेयर या नॉन पोलर लेयर बना दी। अब जो गैसेस बनेंगी वो तो नॉन पोलर होंगी ना, तो वो ऑर्गेनिक लेयर में चली जाएंगी सेपरेटली। हाँ फिर वो दो लेयर तो इनसॉल्युबल है ना आपस में, तो अलग अलग कर लेंगे उन दोनों लेयर्स को। हाँ ठीक है। इसी तरीके से I नेगेटिव वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आएगा, I2 बना देंगे, राइट। अच्छा I2 बनने के बाद में मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। होता क्या है, अगर मान लो सपोज आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो ये तो मेन रिएक्शन है ही, मतलब वायलेट कलर दिखाई देगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग साइड रिएक्शंस इसके अंदर वर्क कर रही होती हैं। सल्फर की टर्बिडिटी क्रिएट हो जाएगी, H2S गैस बन जाएगी, बहुत कुछ कंटिन्यूसली चल रहा होता है इसके अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या यही बन जाएगी जब ये बनेगा, समझ में आई बात। पैरेलल में बेसिकली इसके केस में ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको दिखाई देंगी। ये तो इस वजह से
आपको दिखाई दे रही है वो कि I नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो फर्स्ट वाली मेन रिएक्शन है, लेकिन बाकी की ये भी साइड रिएक्शंस में रहेंगी। रॉटन एक्स वगैरह की भी स्मेल आ सकती है, क्योंकि रॉटन एक्स की स्मेल वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो वो थोड़े से फॉर्मेशन के बाद ही इमीडिएटली आ जाएगी, राइट। अच्छा, इसके बाद में अगर कंफर्मेटरी की बात की जाए तो आई नेगेटिव, एक तो वही Ag प्लस डाल दो, सीधे सीधे AgI बन जाएगा, डार्क येलो पीपीटी। AgCl वाइट था, AgBr ब्राउनिश हुआ, AgI डार्क येलो। मतलब अगर आपको सीक्वेंस वैसे डिफाइन करनी है ना, तो आप ऐसे डिफाइन करो AgCl AgBr AgI, तो मतलब इसके अंदर वैसे डिफाइन करो कि ये हुआ वाइट, सेकेंड वाला पेल येलो, और फिर ये डार्क येलो। अब इसको पेल येलो कह दो या पेल ब्राउन कह दो, सिमिलर कलर्स ही हैं, बट लाइट कलर्ड होगा वो जो भी होगा। इसके बाद में अब वही इसकी रिएक्शन NH4OH से, NH4OH प्लस KCN से क्या होगा? क्या होगा बताओ ना, कहाँ गायब हो गए तुम लोग? कुछ होगा? नहीं होगा? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे हो जाएगी। साइनाइड आयन स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है ना, CN की वजह से। इसके बाद में मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो PPT एज इट इज रिटेन करेगा, यहाँ पे PPT डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स तो सॉल्युबल होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में एक और वही आ जाएगा, लेयर टेस्ट। अभी अभी जैसे ब्रोमीन के लिए किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके बाद में जितने भी कंफर्मेटरी हम कर रहे हैं, अच्छा एक और है I नेगेटिव से I2, तो खैर बन ही जाएगा। I2 का बेसिकली स्टार्च के साथ में ISC, स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर। फिर I नेगेटिव का MnO2 टेस्ट, वही I2 वायलेट। और बाकी तो वही कुछ कुछ प्रेसिपिटेट बन सकता है, जैसे यहाँ पे MnO2 ले सकते हो, या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव ले सकते हो, वो भी एक ही बात है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले लोगे तो, राइट। अच्छा, इसके बाद lead 2 plus, then NO2 minus oblique H plus, फिर Cu2 plus, then ये PPT बना इसका, is violet,
एक्सेस ऑफ, ठीक है, एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन इट्स, हाँ कंप्लीट करो। तो ये एंड में क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स जी, क्या हुआ, कहाँ गए हो तुम लोग? हाँ जी, अरे भोगी मैडम गायब हो गई। ये क्या है? PBI2 है, हाँ ये तो PBI2 ही है। येलो, आगे ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, ये तो I2 है और थोड़े टाइम बाद I3 नेगेटिव बन जाएगा। और अगर ये I2 है तो ये तो NO ही होगा ना, रिडॉक्स रिएक्शन चल तो रही है। और बताओ, हाँ मतलब इसके अंदर वो स्टोरी होती है ना कि कॉपर का तो मतलब अगर तुम CuI2 कभी भी बनाओगे तो वो इमीडिएटली Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर 2+ हमेशा कॉपर +1 में कन्वर्ट होता है ना इमीडिएटली, तो वो CuI या Cu2I2 कुछ भी लिख लो उसको। आगे हाँ I2, तो फिर ये कलरलेस कैसे हो गया? हाँ ये तो हाइपोटाइट्रेशन है ना। आगे F, राइट। नहीं, इसमें ब्राउन रैंक टेस्ट जैसे करेंगे नाइट्रेट में NO बनेगा, तो NO का हाँ ठीक है, मतलब
ये एक टिपिकल मिक्सचर टाइप हो गया बेसिकली। अभी इसके आगे और भी बताऊंगा, जैसे नाइट्रेट में अगर ब्रोमाइड आयोडाइड होंगे तो Ag2SO4 ऐड करना पड़ेगा आपको। मतलब या तो ये सॉल्यूशन बीच में और लगा देता हूँ, या तो ये कर लो कि Ag2SO4 ऐड करके इनको प्रेसिपिटेट आउट करके फिल्टर ऑफ कर दो और फिर नाइट्रेट आयन का ब्राउन रिंग टेस्ट कर लो, या फिर यहाँ पे और लगा हुआ है, आप वो करो ही मत बेसिकली। मैं ब्राउन रिंग टेस्ट को छोड़ दो, ब्राउन रिंग टेस्ट के केस में ये इंटरफेयर करेंगे, आप सीधे सीधे जिंक NaOH एल्यूमिनियम NaOH डाल के नेसेंट हाइड्रोजन लो और रिडक्शन करके अमोनिया निकाल लो, तो अमोनिया की पंजेंट स्मेल आएगी और उसके बाद लिटमस टेस्ट प्रोड्यूस कर लो। मतलब वो बीच में और लगा हुआ है कि दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, राइट। इसी तरह का एक और टिपिकल मिक्सचर अभी आएगा, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन लिख देता हूँ मैं। मतलब मान लो कि अगर आप NO2- और NO3- ये दोनों ही आकर के अगर बैठ गए हैं तब क्या करेंगे? चलो एक काम करते हैं, बिफोर मूविंग इनटू दिस अभी वापस लेता हूँ इसको मैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि NO2- के साथ ब्रोमाइड आयोडाइड अगर है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फिर से, NO2- के साथ में अगर ब्रोमाइड ऑब्लिक आयोडाइड है तो एक सॉल्यूशन तो हो गया Ag2SO4 वाला, आप इसको ऐड कर दो, राइट। दूसरा सॉल्यूशन हो गया ये जिंक ऑब्लिक NaOH या एल्यूमिनियम ऑब्लिक NaOH वाला। तीसरा एक सॉल्यूशन है कि लेयर टेस्ट परफॉर्म करो। लेयर टेस्ट में वो अलग हो जाएंगे ना बेसिकली, नाइट्रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। इसी तरीके से अगर आपके पास में मान लीजिए NO2- है और साथ में NO3- है, अब कैसे टेस्टिंग करेंगे इनकी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट? बहुत फेमस टेस्ट है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। मतलब एक जो आसान वाला टेस्ट है वो तो मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि Ag+ का एडिशन कर दो। जैसे ही आप Ag+ का एडिशन करोगे, दोनों में से जो भी होगा वो अपने आप दिखाई देने लग जाएगा, या तो AgNO2 बनेगा या फिर AgNO3 बनेगा। केवल AgNO2 का ही व्हाइट पीपीटी आएगा, AgNO3 तो सॉल्युबल होता है। एक तो ये है, राइट, दिस इज वन। सेकंड क्या है? सेकंड भी बड़ा फेमस है, चलो सेकंड में बता देता हूं, तुम लोग मुझे आउटकम्स बताओ उसके। आप अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दो, आउटकम्स क्या होंगे? फटाफट बताओ आउटकम्स क्या होंगे। गायब हो जाते हो यार तुम लोग, इतना सारा काम है अपने पास। फटाफट बताओ, आज एसिड रेडिकल्स खत्म कर देंगे। हमेशा मैं सेकंड लेक्चर में कर देता हूँ खत्म एसिड रेडिकल्स, इसके बाद बेसिक रेडिकल्स करेंगे। NO2- वाले में तो N2 बनेगा। हाँ मतलब सिंपल सी चीज है यार, एक में N2 बनेगा, एक में N2O बनेगा, तो ये तो बहुत नीट एंड क्लीन डिडक्शन होगा। अगर N2O बन गया तो लाफिंग गैस है, तो क्लियर डिटेक्शन है, राइट। और ये वाला मतलब कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, नीदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट्स कंबस्शन। अगर लाफिंग गैस नहीं आई तो आगे कंबस्शन टेस्ट कर लो इसका। N2O का कोई कलर नहीं है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, ना तो कंबस्शन को सपोर्ट करती है ना ही खुद कंबस्टिबल है। N2O नहीं, N2O तो लाफिंग गैस है, हाँ कलरलेस है वो। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन के केस में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, क्या बनाता है ये? CO और CO2 दोनों ही बना देता है, राइट। तो CO और CO2 अगर ये दोनों ही बना देगा
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दो ही गैसेस होती हैं बेसिकली, एक होती है H2S और एक होती है CO, बर्न विद ब्लू फ्लेम। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में स्मॉल फ्लेम लेकर के आइए, ब्लू कलर दिखाई देगा आपको इन दोनों केसेस में, प्रिलिमिनरी डिटेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे कंफर्मेटरी डिटेक्शन करना है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एयर आपके पास में हो गई तो एयर ऑक्सीडेशन से सीधे CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ले लो इसके बाद, तो लाइम वाटर मिल्की, मतलब इसके बाद तो सारे हो ही जाएंगे बेसिकली, मिल्की वाइट, PPT, उसके बाद फिर अगर और एक्सेस में CO2 लेना है तो सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट। राइट, अच्छा इसके बाद में और अगर कुछ कंफर्मेटरी करने हैं तो Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट को ले लिया जाए और एसिटिक एसिड डाल दो, ये तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए डाला जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, कैल्शियम ऑक्सलेट का वाइट PPT आ जाएगा। और फिर ऑक्सलेट आयन का एक दूसरा ये हो सकता है कि आप MnO4 नेगेटिव के साथ में रिएक्ट करवा दो। MnO4 नेगेटिव के साथ में क्या होगा रिएक्ट करवाने से? हाँ जी, हाँ मतलब Mn2+ और CO2, उनके तो आगे दोनों के अकॉर्डिंगली टेस्ट हो सकते हैं। चलो ये मेरे ख्याल में अपने क्लास A वाले रिएजेंट्स तो शायद खत्म हो गए, क्लास B वाले रिएजेंट्स बचे हुए हैं, वो भी खत्म कर देता हूँ मैं साथ में ही, तो एसिडिक रेडिकल वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी अपनी। कहाँ चला गया भाई? क्लास B वाले जो रिएजेंट्स थे उसके अंदर पहला रिएजेंट तो था सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। अब SO4 2 नेगेटिव में सबसे पहले तो वही इसका सोडा एक्सट्रैक्ट ले लो और सोडा एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन करवा दीजिए। आप डाइल्यूट है, मतलब बेरियम क्लोराइड इसका रिएजेंट होता है, देखो यहाँ पे होगा, सल्फेट आयन कहीं दिया हुआ है, ये रहा, ऐड डाइल्यूट HCl एंड प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो मतलब वही BaCl2 अगर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा आगे? BaSO4 का वाइट PPT आने वाला है, बट ऑब्वियस सी बात है। और बेरियम सल्फेट का अगर वाइट PPT आ रहा है, इसके बाद क्या किया हुआ है? अच्छा, इसके बाद इसने 2-3 अब अलग अलग रिएक्शन बताई हुई हैं, एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। इसके पहले अगर बीच में कुछ काम की चीज है तो वो देख लेते हैं। एक तो इसके अंदर जो इंटरफेयर करेगा, मतलब ये इसके आगे का भी मैं बताता हूँ, इसके पहले एक और वो तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो तो कोक का रिडक्शन है, सीधे सीधे Na2S कर दिया है उसने, और उसके बाद में वो कह रहा है कि आप सल्फाइड का टेस्ट कर लो। बात समझ में आई? राइट, तो ये वाला तो सिंपल है, इसके बीच में जो काम की चीज है वो देख लेते हैं। जैसे ये वाला भी जो टेस्ट मैंने अभी लिखा है, इसके अंदर भी सल्फाइड आयन तो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि अगर सल्फाइड आयन यहाँ पे होगा तो बीच में इमीडिएटली अपना एक ब्लैक PPT फॉर्म कर देगा। तो सल्फाइड आयन को हटाने के लिए यहीं पे स्टार्ट में लेड एसीटेट का एडिशन कर दो, ताकि PPT पहले ही फिल्टर हो, क्योंकि ब्लैक PPT आ गया तो व्हाइट नहीं आ पाएगा ना। मतलब अगर ये मिक्सचर होगा बेसिकली, देन इट विल क्रिएट एन इशू। समझ में आई बात? क्लियर? मूवी कहाँ गायब हो गई अब? अच्छा तुम हो, हाँ अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में एक और भी चीज है, मतलब ये तो मतलब यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, जिससे ये तो मैंने आपको बताया कि अगर सल्फाइड आयन सल्फेट के साथ में सल्फाइड हुआ तब क्या होगा।
अगर मान लो ऐसी सिचुएशन होती है कि सल्फेट के साथ में SO3 हुआ, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं करना है ना, ये वाला मतलब ग्रीन कलर मार्क कर देता हूँ, रुको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर हाँ, तब कुछ नहीं होगा ना। बेसिकली ये जो व्हाइट पीपीटी बनेगा इसको आगे डाइल्यूट HCl में फिर डिसॉल्व करना, इनसॉल्यूबल आएगा। लेकिन अगर सल्फाइड आयन होता है BaSO3 तो फिर बेसिकली अगर इसको आगे डाइल्यूट एसिड में आप डालोगे तो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फाइड आया है या सल्फेट आया है। क्लियर? राइट। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ये क्या आ गया, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे BaSO3 बना हुआ, आपको ये नहीं पता है ना कि BaSO3 है BaSO4 है, हम लोग ये बात कर रहे थे। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि डाइल्यूट HCl डाल दो, तो डाइल्यूट HCl जैसे ही आपने डाला तो वही दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो स्टिल पीपीटी अभी रिटेन करेगा और एक पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। एक तो ये स्टेज है। अगर ऐसा होता है कि बेसिकली पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो एक तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसी के साथ में फिर पैरेलल में आप एक और काम कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ब्रोमीन वाटर में ऐड कर दो नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए। तो ब्रोमीन वाटर में जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये इधर आ जाएगा और फिर डाइल्यूट HCl डाल करके देख लो, अब पीपीटी रिटेन कर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सल्फाइड था या सल्फेट था। अच्छा, इसके अलावा बस बाकी तो नॉर्मल चीजें ही हैं, बाकी तो कोई खास चीज नहीं है। मतलब वही है, इसके पहले वाली ये वाली जो स्लाइड थी, जैसे यहाँ पे ये Na2S बन जाएगा तो फिर आगे सल्फाइड के जितने भी टेस्ट हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट वगैरह जितने भी सल्फाइड के टेस्ट हैं, लेड एसिटेट डाल के PBS ब्लैक PPT, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा सल्फेट आयन के लिए एक वो तो हम कर ही सकते हैं, सल्फेट आयन लीजिए और सीधे सीधे लेड एसिटेट ऐड कर दीजिए, लेड सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन ही जाएगा। राइट, ये हुई सल्फेट के बारे में बातचीत। अब बोरेट ले लेते हैं, BO3 3 नेगेटिव। तो बोरेट के अंदर अब जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यहाँ पे जैसे ही हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले तो बनेगा बोरिक एसिड H3PO3। तो H3PO3 का तो बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो टर्मरिक पेपर होता है, जैसे लिटमस पेपर होता है उसी तरह से टर्मरिक पेपर होता है। जैसे टर्मरिक पेपर को यहाँ पे डालेंगे, टर्मरिक पेपर ब्राउन, और उसके बाद में मतलब यहाँ लिख देगा टर्मरिक पेपर डाला तो ये पेपर इटसेल्फ हो गया ब्राउन, और फिर बेसिकली जैसे ही यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन ऐड किया तो इवेंचुअली ब्लैक में टर्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये टर्मरिक पेपर टेस्ट दे देता है बोरिक एसिड, तो इसका तो स्पेसिफिक टेस्ट है। अच्छा, इसके बाद में अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट और फर्दर करना है तो बेसिकली क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर आपको कुछ तो वैसा करना पड़ेगा कि ये वाला पूरा पार्ट ले लीजिए, बोरिक एसिड और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसके अंदर आप डालिए इथाइल अल्कोहल। जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल डालेंगे क्या बनेगा, इथाइल बोरेट बन जाएगा, C2H5O होल थ्राइस B।
तो वही है, H3PO3 को रिएक्ट करवा दिया एक तरीके से, राइट। इथाइल बोरेट की खुद की स्पेसिफिक स्मेल होती है, मतलब एग्जैक्ट फ्रूटी टाइप की तो नहीं, लेकिन मोरलेस उसी तरह की होती है, राइट। तो ये एक तो इसकी खुद की स्मेल से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक और फिर बहुत ही फेमस इसका टेस्ट होता है कि जो जितने भी इथाइल बोरेट होते हैं बेसिकली ये ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट देता है। स्मॉल फ्लेम लेकर के आइए, बेसिकली आप ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी इमीडिएटली। मेजरली ये वाला कंफर्मेटरी होता है बोरेट का। अब लास्ट एक वो बचा हुआ है फॉस्फेट, PO43 नेगेटिव। सिंपल सा टेस्ट है बेसिकली, PO43 नेगेटिव यहाँ पे होगा भी, देखो ये रहा डाइल्यूट एसिड और साथ में अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 तो देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कैनरी येलो PPT आता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का NH4 PO4.12MOO3, इसको कहते हैं कैनरी येलो PPT। यहाँ पे लेकिन ये चीज ध्यान रखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आर्सेनिक जो होता है ना वो भी कैनरी येलो PPT ही देता है। मतलब अगर कहीं पे ये तो फॉस्फेट का है, आर्सेनाइट या आर्सेनेट का अगर कहीं टेस्ट चल रहा होता है ना, इस ये जो है NH4 ASO4.12MOO3 इसका भी कैनरी येलो PPT ही आता है। ये आर्सेनिक के टेस्ट में आएगा आगे जाकर के बेसिक रेडिकल्स में, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे जाकर के ये क्लियर करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है इसका हिसाब किताब। मतलब आर्सेनिक की प्रेजेंस में अगर आर्सेनिक वाला जो पार्ट होता है ना, मतलब यहाँ पे ये अभी बेसिक रेडिकल्स में आप लोग स्टडी करना स्टार्ट करोगे कि अगर आपको फॉस्फेट का टेस्ट लेना है तो ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट होगा, मतलब अभी बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप 2 में आएगा ये, ग्रुप 2 के फिल्ट्रेट में आप फॉस्फेट का टेस्ट करोगे। अदरवाइज आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये आर्सेनिक आया है या ये फॉस्फेट आया है। मतलब वो उसके अंदर 7 ग्रुप्स होते हैं बेसिक रेडिकल्स में, तो एक एक करके हम लोग फिल्ट्रेट लेते जाते हैं कि भाई फर्स्ट वाले का हो गया, सेकंड, और वो इसी तरीके से जमा रखे हैं कि वो एक दूसरे के टेस्ट में फिर इंटरफेयर नहीं करें, राइट। तो ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट होगा उसमें आप फॉस्फेट का टेस्ट करोगे, अदरवाइज हो नहीं पाएगा ये। दिस इज वन थिंग। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर बेसिकली, इस टेस्ट को करते टाइम एक तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SO3 होगा या सल्फाइड आयन होगा, ये बड़ा स्ट्रांगली इंटरफेयर करेंगे क्योंकि ये बेसिकली इसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है ना जैसे MOO3, तो MOO3 में मॉलिब्डेनम +6 में ये इसको कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली MO3OH.XH2O के अंदर। तो बेसिकली जब भी आप ये टेस्ट करेंगे, इसकी स्टेप 1 ये होगी टेस्ट की कि बॉइल सॉल्यूशन विद HNO3। ये देखो यहाँ पे जो HNO3 डाला हुआ था ना वो इसीलिए डाला हुआ है बेसिकली, ये रहा ऐड डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 को ऐड करके पहले बॉइल कर लो ताकि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह है तो वो गायब हो जाए। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, अभी एक और बचा है, अभी बस फ्लोराइड बचा हुआ है, बाकी सारे हो गए। फ्लोराइड आयन इज जस्ट रिमेनिंग, उसको भी कर लेते हैं। F नेगेटिव। फ्लोराइड आयन का टेस्ट बड़ा सिंपल है, चार्ट में दिया है क्या वैसा? फ्लोराइड फ्लोराइड, हाँ ये रहा ना, ये दिया तो हुआ है। हाँ देखिए
फ्लोराइड आयन का दिया हुआ है, देखो फ्लोराइड आयन मॉइस्ट ग्लास रॉड ऑफ सिलिका, ये ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में। तो इससे क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो वही कॉम्क एसिड के साथ में NaF लिया तो पहले बनेगा NaHSO4, और फिर ये जो NaHSO4 है ये बेसिकली इसी सिलिका वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा। सिलिका वाला पार्ट तो बेसिकली NaHSO4, एक मिनट, अच्छा ये जो SiO2 वाला पार्ट है ये इस फ्लोराइड आयन के साथ में रिएक्ट करके SiF4 बना देगा। PPT तो नहीं होता है लेकिन येलो कलर का होता है ये बेसिकली। और फिर ये जो SiF4 है अभी भी मॉइस्ट ग्लास रॉड ली हुई है, देखिए, तो ये इस मॉइस्ट ग्लास रॉड के साथ में रिएक्ट करके SiOH4 में कन्वर्ट कर देगा इसको। और ये इसको जैसे ही ऐसे बाकी का यहाँ पे लिख रहा हूँ, SiOH4 क्या है, H4SiO4 है, सिलिसिक एसिड, राइट, वैक्सी वाइट होता है। वैक्स कलर का बेसिकली डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है ग्लास रॉड के ऊपर। ग्लास रॉड आई थी ना अभी, तो ये वैक्सी वाइट डिपोजिशन जैसे ही यहाँ पे होना स्टार्ट होता है, इसी दिस इज ओनली नोन एज ईचिंग ऑफ ग्लास, इसी को ईचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। राइट, और दूसरा ये अगेन फिर से काफी इंपॉर्टेंट है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिएगा क्योंकि वो वैक्सी वाइट डिपोजिशन ही नहीं होगा, अदरवाइज एरोड हो जाएगा वो पूरा का पूरा वैक्सी वाइट। टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए, इसीलिए वो मॉइस्ट रॉड ले लिए, जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो उसके मॉइस्चर से आ जाएगा। राइट, इसके अलावा तो बाकी के तो नॉर्मल टेस्ट हो सकते हैं, जैसे F नेगेटिव है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कंफर्मेटरी करना है, KgNO3 से रिएक्ट करवा दो, एक तो Ca2+ से रिएक्ट करवा सकते हो, Na+ और Fe3+ से रिएक्ट करवा सकते हो। अलग अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से याद भी रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार पूछते रहते हैं। ये AgF बनेगा यहाँ पे, और ये जो AgF होता है बेसिकली ये सॉल्युबल होता है। सिल्वर के हैलाइड्स के अंदर यही केवल सॉल्युबल हैलाइड है, AgCl, AgBr, AgI प्रेसिपिटेट्स हैं, और ये सॉल्युबल होता है। CaF2 यहाँ पे आएगा, बल्कि उसका वाइट PPT आएगा। और यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल नहीं होता है, ये एक PPT होता है वाइट, Na3FeF6। याद रखिएगा इन सारी चीजों को। क्लियर है सारी की सारी चीजें, राइट। तो अब एक काम करते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें तो अब हो ही गई हैं।